दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं आपको भारत की कृषि क्रांतियों के बारे में बताऊंगा, यानी कि एग्रीकल्चर रेवोल्यूशन के बारे में बताऊंगा। दोस्तों भारत में कई तरीके की कृषि क्रांतियां हुई हैं जो कि रंगों से फेमस है, रंगों के नाम से, जैसे कि लाल, पीली, हरी, नीली, गुलाबी, सुनहरी, इस तरीके से। तो 10 से 12 ये क्रांतियां होने वाली हैं जो कि जीके के लिहाज से, ज्योग्राफी के लिहाज से और इकोनॉमिक्स यानी कि अर्थशास्त्र के लिहाज से हर जगह इंपॉर्टेंट है, हर जगह इससे प्रश्न बनते हैं। तो मेरी कोशिश होगी कि मैं आपको अच्छी तरीके से सभी क्रांतियां समझा दूं जिससे कि आप प्रश्नों को बिल्कुल भी ना छोड़ें। तो हम ज़्यादा देर ना करते हुए शुरू करते हैं। शुरुआत हम लोग करेंगे सबसे फेमस ग्रीन रेवोल्यूशन के साथ, हरित क्रांति के साथ। इसका नाम तो सभी ने सुना होगा। दोस्तों हरित क्रांति को भारत में और दुनिया में तीसरी बड़ी क्रांति के नाम से जाना जाता है। तो अब आप पूछेंगे पहली दो क्रांतियां कौन सी हैं? तो देखो, कृषि में जो सबसे पहली क्रांति हुई थी वो तब हुई थी जब इंसान ने पहली बार कृषि की थी। इससे हुआ ये कि इंसान की जो निर्भरता थी शिकार के ऊपर वो कम हो गई और स्थानांतरण वो कम हो गया, क्योंकि लोग जो है शिकार के लिए इधर से उधर भटकते थे तो वो कम हो गया, एक जगह पे लोग इकट्ठा होना शुरू हो गए, तो बस्तियों का भी विकास हो गया। तो पहली क्रांति तब मानी जाती है जब इंसान ने पहली बार कृषि की। वहीं जो द्वितीय कृषि क्रांति थी वो औद्योगिक क्रांति से जुड़ी हुई है। 18वीं शताब्दी में जब ब्रिटेन से औद्योगिक क्रांति की शुरुआत हुई तो कृषि का काफ़ी हद तक यांत्रिकीकरण हो गया, यानी कि बहुत से यंत्र वहां आ गए, बहुत सारे रासायनिक पदार्थ वहां आ गए, जिनके इस्तेमाल से कृषि में काफ़ी ज़्यादा वृद्धि हुई, लेकिन काफ़ी सारी पर्यावरणीय चिंताएं भी बढ़ गई। तो इस वजह से इसको दूसरी क्रांति कहा जाता है। तो पहली हो गई जब मनुष्य ने पहली बार खेती की, और दूसरी हो गई जब औद्योगिकरण हुआ। तीसरे नंबर पे जो आई उसको हम कहते हैं हरित क्रांति। तो अब ये क्या थी? तो देखो, जब द्वितीय विश्व युद्ध खत्म हुआ तो उस समय पे पूरी दुनिया के अंदर खाने की काफी कमी थी, खाद्य पदार्थों की काफी कमी थी। तो इन्हीं खाद्य पदार्थों की कमी को पूरा करने के लिए द्वितीय विश्व युद्ध के खत्म होने के बाद हरित क्रांति चलाई गई पूरे विश्व के अंदर। तो ऐसे में 1960 के दशक में यह क्रांति भारत भी पहुंची। मैं आपको बता दूं कि पूरी दुनिया के स्तर पर हरित क्रांति का जनक किसे माना जाता है? नॉर्मन बोरलॉन्ग को माना जाता है। ये नाम आपने सुना होगा, नॉर्मन बोरलॉन्ग, जिनको 1970 में इस कार्य के लिए नोबेल शांति पुरस्कार भी मिला था। और भारत में हरित क्रांति का जनक किसे माना जाता है? डॉक्टर एम.एस. स्वामीनाथन को माना जाता है। आपको याद होगा एम.एस. स्वामीनाथन की एक रिपोर्ट थी जो किसानों के लिए बहुत ज़रूरी मानी जाती है। इसको लागू करने की बात कई बार की गई है, लेकिन लागू अभी तक ये हुई नहीं है। तो इनको भारत के अंदर हरित क्रांति का जनक माना जाता है, डॉक्टर एम.एस. स्वामीनाथन। तो अब इस क्रांति के तहत हुआ क्या था? तो देखो, इस क्रांति के तहत आधुनिक कृषि विज्ञान का सहारा लिया गया, प्रौद्योगिकी का सहारा लिया गया और कृषि का आधुनिकीकरण कर दिया गया। इसके तहत अच्छी उत्पादन क्षमता वाले बीजों की किस्मों को तैयार किया गया, मतलब ऐसे बीज तैयार किए गए जो कि अच्छी खासी तादाद में उत्पादन कर सके। इसके अलावा सिंचाई में कई सारे तरीके अपनाए गए, उर्वरक नए तरीके के अपनाए गए, कीटनाशक अपनाए गए और इसका बहुत ही ज़्यादा उपयोग किया गया जिसकी मदद से कृषि को बढ़ाया जा सके। तो ये सारी चीज़ें की गई जिससे कि कृषि सुधर सके। इन सभी प्रयासों के परिणाम स्वरूप भारत में गेहूं और चावल का उत्पादन तेजी से बढ़ा और लोगों के जीवन स्तर में सुधार हुआ। इसके कुछ एक नकारात्मक प्रभाव भी थे, जैसे कि भूमि की उर्वरता में कमी आ गई और पर्यावरण प्रदूषण जैसी समस्याएं भी खड़ी हो गई। लेकिन अंततः इसने बहुत फायदा पहुंचाया भारत को भी और पूरे विश्व को भी। अगर बात करें वर्तमान स्थिति की तो देखो, बढ़ती जनसंख्या और जलवायु परिवर्तन से कृषि के सामने नई समस्याएं उत्पन्न हो गई है। जैसा कि आपको पता है कि बोझ बढ़ गया है, तो ऐसे में और अच्छे बीज चाहिए और अच्छी तकनीकें चाहिए जिससे कि किसानों का भी फायदा हो सके और लोगों का जीवन स्तर भी सुधर सके। तो हरित क्रांति अपने आप में एक बहुत जरूरी हिस्सा है। इसके बाद हम बात करते हैं पीली क्रांति के बारे में, यानी कि येलो रेवोल्यूशन के बारे में। भारत में पीली क्रांति का संबंध तिलहन उत्पादन से है। इसका उद्देश्य था कि भारत को तिलहन उत्पादन में आत्मनिर्भर बनाया जा सके। बढ़ती जनसंख्या के साथ तेल की बढ़ती मांग को पूरा करने के लिए देश में तिलहन उत्पादन बढ़ाना जरूरी हो गया था। तो इसको देखते हुए 1980 के दशक में तत्कालीन प्रधानमंत्री राजीव गांधी ने तिलहन प्रौद्योगिकी मिशन की शुरुआत की थी। इस पहल के कारण ही तिलहन के आयात को कम किया जा सका और किसानों की आय में वृद्धि की जा सकी। तो ये पीली क्रांति जो है तिलहन के लिए जानी जाती है। इसके बाद हम बात करते हैं सफेद क्रांति यानी कि व्हाइट रेवोल्यूशन के बारे में। इस क्रांति का आरंभ 13 जनवरी 1970 को हुआ था और इसका उद्देश्य देश में दूध की कमी को दूर करना और उत्पादन बढ़ाना था। मैं आपको बता दूं कि इस दूध उत्पादन के कार्यक्रम को ऑपरेशन फ्लड के नाम से भी जाना जाता है। इस कार्यक्रम के तहत
डेयरी सहकारी समितियों का गठन किया गया और किसानों को बेहतर दूध उत्पादन की तकनीकें सिखाई गई कि कैसे आप अच्छा दूध प्रोवाइड करवा सकते हो, अच्छा दूध बेच सकते हो। डॉक्टर वर्गीस कुरियन, ये नाम याद कर लो, डॉक्टर वर्गीस कुरियन को इस क्रांति का मुख्य सूत्रधार माना जाता है। इस क्रांति का सबसे बड़ा फायदा ये हुआ कि भारत विश्व का सबसे बड़ा दूध उत्पादक देश बन गया। लाखों किसानों की आय में वृद्धि हुई और दूध की उपलब्धता की वजह से लोगों के पोषक स्तर में भी सुधार हुआ। तो अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट है सफेद क्रांति। तो 3 क्रांतियां हो जाती है, हरी क्रांति, पीली क्रांति, सफेद क्रांति। इसके बाद बात करते हैं नीली क्रांति के बारे में, यानी कि ब्लू रेवोल्यूशन के बारे में। नीली क्रांति का संबंध भारत में मत्स्य पालन क्षेत्र से है। यह एक पैकेज प्रोग्राम है जिसका उद्देश्य मछली और समुद्री उत्पादन में तेजी से वृद्धि करना था। भारत में नीली क्रांति की शुरुआत 7वीं पंचवर्षीय योजना, जो कि 1985 से 1990 के बीच में रही थी, तब हुई थी। इसका उद्देश्य ये था कि मत्स्य उत्पादन में वृद्धि की जाए, जिससे निर्यात को बढ़ावा मिले, रोजगार पैदा हो और साथ ही पोषण सुरक्षा में भी सुधार हो। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्रांति थी। इस कार्यक्रम में सरकार ने फिश फार्मर्स डेवलपमेंट एजेंसी, जिसको FFDA के नाम से भी जाना जाता है, इसकी स्थापना की थी। इसके अलावा सघन समुद्री मत्स्य पालन कार्यक्रम भी शुरू किया गया था, जिसमें बहुराष्ट्रीय कंपनियों की भागीदारी को बढ़ावा दिया गया था। मतलब ये था कि एक नई तरीके की स्कीम लाई गई थी जिसमें बहुराष्ट्रीय कंपनियां यहाँ पे इन्वेस्ट कर सकती थी और रोजगार पैदा कर सकती थी। इसका परिणाम ये हुआ कि मत्स्य उत्पादन में उल्लेखनीय वृद्धि हुई, निर्यात बढ़ा और मछली आधारित उद्योगों का विकास हुआ। कुछ अन्य लाभ भी हुए, जैसे कि देश में प्रोटीन की उपलब्धता बढ़ गई, निर्यात बढ़ने से विदेशी मुद्रा भी प्राप्त हुई, तटीय क्षेत्रों में रोजगार के अवसर पैदा हुए और साथ ही मत्स्य पालन की तकनीकों में भी सुधार हुआ। तो इस तरीके से नीली क्रांति काफी सफल रही थी। इसके बाद हम बात करते हैं गुलाबी क्रांति के बारे में, यानी कि पिंक रेवोल्यूशन के बारे में। पिंक क्रांति भारत में मांस उत्पादन से संबंधित थी। इसका उद्देश्य ये था कि मांस उत्पादन में वृद्धि की जा सके, निर्यात को बढ़ावा दिया जा सके और साथ ही इस क्षेत्र को नई तकनीकों से लैस बनाया जा सके। मतलब नई जो तकनीकें हैं उनको इंट्रोड्यूस करवाया जा सके, इसीलिए ये क्रांति की गई थी। इसमें भी फायदा ये था कि इससे प्रोटीन की उपलब्धता बढ़ी, रोजगार के अवसर भी बढ़े और साथ ही विदेशी मुद्रा भी प्राप्त हुई। तो इस तरीके से आप पिंक रेवोल्यूशन को याद कर सकते हो। इसके बाद हम बात करते हैं भूरी क्रांति, यानी कि ब्राउन रेवोल्यूशन के बारे में। ब्राउन क्रांति का संबंध चमड़ा, कोको और कॉफी उत्पादन से है। हालांकि कुछ प्रमुख स्रोत ये मानते हैं कि इसका संबंध सिर्फ कोको और कॉफी से संबंधित है, तो आप कोको और कॉफी को स्पेशली याद रख सकते हो। कोको उत्पादन अभी भी भारत में काफी सीमित है और इसे बढ़ाने के लिए ही इसकी पहल की गई थी। हीरालाल चौधरी को ब्राउन क्रांति का जनक माना जाता है, इसको याद रख लेना, ये नाम बहुत जरूरी है, हीरालाल चौधरी। इसके बाद हम चलते हैं लाल क्रांति यानी कि रेड रेवोल्यूशन की तरफ। भारत में लाल क्रांति का संबंध टमाटर उत्पादन में वृद्धि से है। विशाल तिवारी को भारत में लाल क्रांति का जनक माना जाता है। इस क्रांति के परिणाम स्वरूप भारत में टमाटर उत्पादन में प्रतिवर्ष औसतन 3.1% की वृद्धि हुई। इसको याद रख लो कि प्रतिवर्ष इतना बढ़ गया है, जिसकी वजह से जो किसान हैं उनकी आय में कुछ एक सुधार हुए थे। तो टमाटर उत्पादन के लिए क्रांति की गई थी, लाल क्रांति, इसको नाम से आप याद रख सकते हो, तो ये बहुत ज़रूरी हो जाती है। इसके बाद हम बात करते हैं गोल्डन रेवोल्यूशन के बारे में, यानी कि सुनहरी क्रांति के बारे में। यह क्रांति 1991 से लेकर 2003 के बीच में हुई थी। इस क्रांति का लक्ष्य था कि भारत में बागवानी यानी कि फूल, शहद और फलों के उत्पादन में वृद्धि की जाए। जैसा कि आपको पता है कि गोल्डन यानी कि शहद और कुछ फूल भी जो है गोल्डन दिखते हैं, तो आप याद रख सकते हो कलर से इसको। निरपक टूटेज, ये नाम याद रखो, निरपक टूटेज को सुनहरी क्रांति का जनक माना जाता है। इस क्रांति के कारण बागवानी उत्पादों के निर्यात में काफ़ी बढ़ोतरी आई और इस पूरी अवधि में कई सारी तकनीकों का उपयोग किया गया, जिससे कि बागवानी का विकास हो पाया। तो ये इंपॉर्टेंट हो जाता है सुनहरी क्रांति, गोल्डन रेवोल्यूशन, जो बागवानी और फलों से जुड़ा हुआ है, इसको आपको याद रखना है। इसके बाद हम चलते हैं ग्रे क्रांति की तरफ, यानी कि स्लेटी क्रांति जिसको आप कह सकते हो, स्लेटी कलर भी कहते हैं इसको। तो ग्रे क्रांति जो है वो भारत में, इसका लक्ष्य ये था कि उर्वरक और कीटनाशक उत्पादन बढ़ाकर कृषि उत्पादन को बढ़ाया जा सके। देखो, जब हरित क्रांति हुई थी तो उस दौरान उच्च पैदावार वाली जो फसलें थी उसके लिए कीटनाशकों की ज़रूरत थी, क्योंकि ये जाहिर सी बात है कि अगर आप ज़्यादा पैदावार करना चाहते हो तो आपको ज़्यादा कीटनाशकों की ज़रूरत पड़ेगी, ज़्यादा उर्वरकों की ज़रूरत पड़ेगी। तो ऐसे में इसकी भी एक क्रांति होनी चाहिए। तो उसी को लेके ये क्रांति भी शुरू हुई थी, जिसका नाम है ग्रे क्रांति, जो कि कीटनाशकों को लेके थी। इसके प्रभाव से कृषि उत्पादन में काफी वृद्धि हुई, परंतु कीटनाशकों के अत्यधिक उपयोग से मिट्टी की गुणवत्ता और जल प्रदूषण जैसी समस्याएं भी उत्पन्न हो गई।
तो इस क्रांति के कुछ एक नकारात्मक प्रभाव भी थे, तो इसे भी आपको याद रखना है। अब इसके बाद हम बात करते हैं सिल्वर क्रांति की, यानी कि आपका सिल्वर रेवोल्यूशन। भारत में सिल्वर रेवोल्यूशन का लक्ष्य था कि अंडे के उत्पादन और आपूर्ति में वृद्धि की जा सके। इंदिरा गांधी को अक्सर सिल्वर क्रांति का श्रेय दिया जाता है, लेकिन कई लोग ये भी मानते हैं कि ये एक व्यापक राष्ट्रीय प्रयास था जिसकी वजह से क्रांति हो पाई। इसके प्रभाव से अंडे के उत्पादन में उल्लेखनीय वृद्धि हुई, जिससे प्रोटीन की उपलब्धता में सुधार हुआ और कुपोषण से लड़ने में मदद मिली। और इससे पोल्ट्री उद्योग को भी काफ़ी विकास हुआ। पोल्ट्री उद्योग क्या होता है? मुर्गी पालन, जैसा कि आपको पता है कि वहीं से अंडों का उत्पादन होता है, तो इससे वो क्षेत्र भी काफ़ी बढ़ गया था। तो सिल्वर क्रांति जो है वो अंडों से जुड़ी हुई है। इसके बाद हम बात करते हैं स्वर्ण फाइबर क्रांति के बारे में। अब ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है क्योंकि लोग कंफ्यूज कर जाते हैं। एक है आपकी स्वर्ण क्रांति जिसको आप कहते हो गोल्डन, जो कि आपकी बागवानी से जुड़ी हुई है, लेकिन ये स्वर्ण फाइबर क्रांति है। यह क्रांति 1990 के दशक में शुरू हुई थी, जिसका मुख्य उद्देश्य था कि भारत में जूट की उत्पादकता और गुणवत्ता में सुधार किया जा सके। इसके तहत किसानों को बेहतर बीज, कीटनाशक और सिंचाई पद्धतियों के बारे में शिक्षित किया गया। जूट की नई किस्मों को विकसित करने और उसका उत्पादन बढ़ाने के लिए तकनीकों में सुधार करने पर ध्यान दिया गया। न्यूनतम समर्थन मूल्य, जिसको एमएसपी भी कहते हैं, जैसे नीतिगत हस्तक्षेपों द्वारा किसानों को प्रोत्साहित किया गया। मतलब उनके लिए एमएसपी तय की गई जिससे कि किसान जूट उगाएं। जाहिर सी बात है, किसानों को अगर फ़ायदा दिखेगा तभी वो फसल उगाएंगे, और जूट में काफ़ी कमी आ गई थी, तो ऐसी स्थिति में जूट उगाने के लिए उनको प्रोत्साहित करना ज़रूरी था। इसलिए एमएसपी सेट की गई थी कि आप उगाओ और हम आपको इतना पैसा तो ज़रूर देंगे। इसका परिणाम ये हुआ कि 1990 के दशक में भारत का जूट उत्पादन लगभग 9 मिलियन टन था, जो कि 2000 के दशक में बढ़कर 13 मिलियन टन हो गया। तो इस क्रांति का अच्छा खासा प्रभाव पड़ा था। इसके अलावा किसानों की आय में वृद्धि हुई थी, जिससे कि उनका जीवन स्तर सुधर सका, रोजगार सृजन हुआ था और ग्रामीण अर्थव्यवस्था को काफ़ी मजबूती मिली। लेकिन मैं आपको बता दूं कि इसकी कुछ एक चुनौतियां भी रही हैं, क्योंकि जाहिर है कि एक क्षेत्र थोड़ा सा जटिल है। बड़ी चुनौती ये है कि अंतर्राष्ट्रीय प्रतिस्पर्धा बहुत है इसके अंदर। बांग्लादेश जैसे देश जो हैं वो खूब उगाते हैं जूट, तो ऐसे में बहुत प्रतिस्पर्धा करनी पड़ी है भारत को। इसके अलावा मौसम पर निर्भरता बहुत ज़्यादा है जूट की। जब भी जूट उगाया जाता है तो बहुत निर्भर होता है कि मौसम अगर ख़राब है, मानसून नहीं आ रहा है, तो ऐसे में ये ख़राब भी हो सकती है फसल। और साथ ही मूल्यों में उतार चढ़ाव। अब चूंकि प्रतिस्पर्धा ज़्यादा है तो कभी सप्लाई बढ़ जाती है तो मूल्य गिर भी जाता है। तो इस स्थिति में या तो सरकार को नुकसान होगा या फिर किसानों को नुकसान ज़रूर होगा। बात करते हैं आज की आखिरी क्रांति के बारे में, जो कि है सिल्वर फाइबर क्रांति या फिर सिल्वर फाइबर रेवोल्यूशन। इस क्रांति को कपास क्रांति के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि इसमें कपास उत्पादन में हुई एक महत्वपूर्ण प्रगति को दर्शाया गया है। मैं आपको बता दूं कि 1990 के दशक के मध्य से ये शुरू हुई थी और 2000 के दशक के शुरुआती वर्षों तक ये चली थी। इस पूरी क्रांति के टाइम पे जो भारत है उसने काफ़ी सारा कपास उगाया था, और इतना उगाया था कि भारत का निर्यात काफ़ी ज़्यादा हो गया था। अच्छा खासा निर्यात जो है भारत ने कपास का किया है। तो ये क्रांति कपास की दृष्टि से काफ़ी इंपॉर्टेंट थी। इसमें सरकार ने कई तरीके की पहल की थी, जैसे कि कृषि को अच्छा बनाने के लिए सिंचाई अच्छी दी जाए और सब्सिडी दी जाए, किसानों को ऋण प्रदान किया जाए, जिससे कि कपास अच्छा खासा उगाया जा सके। और हुआ भी वैसा ही, किसानों को काफ़ी ज़्यादा फायदा भी हुआ था, रोज़गार पैदा हुए, और साथ ही भारत को कपास का निर्यातक माना जाने लगा। तो ये क्रांति काफ़ी ज़रूरी मानी जाती है। ये लास्ट की 2 क्रांतियाँ स्पेशली याद रखो, एक आपके जूट के लिए है, एक कपास के लिए है। तो दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि आपको ये सारी कृषि क्रांतियां समझ में आ गई होंगी। अगर इसके बाद भी इसके अंदर आपको कोई क्वेरी आती है, कोई दिक्कत आती है, तो आप हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो के अंदर बस इतना ही। सी यू इन द नेक्स्ट वन।